हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये देखिए, बिहार जीविका के लिए एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर हम 16 आज आपके लिए लेकर के आए हैं। 15 प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ से विजिट करके आप दोस्तों उसको भी लगा सकते हैं। और दोस्तों ये 16वां नंबर सेट आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। दोस्तों चलिए आज का इम्पोर्टेंट सेशन दोस्तों शुरू करते हैं। आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे आज का इम्पोर्टेंट सेशन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि 22 मार्च 2025 को हिंदी भाषा का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ है महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये राम सुतार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये दलाई लामा को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा के स्रोत कौन है। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी सांसद आदर्श ग्राम योजना के स्रोत हो जाएंगे। नेक्स्ट में आ जाइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये किस वर्ष शुरू किया गया था, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट में आ जाइए, जिन्होंने भारत में लोगो यानी कि आर्थिक योजना की योजना तैयार की है, कौन है ये, एम.एन. रॉय ने तैयार किया था। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर कि बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह के नेता थे। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों ये लॉर्ड कैनिंग क्राउन शासन के तहत प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर किस स्थान पर बी.जी. तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो दोस्तों ये ऊना में किया गया था होम रूल लीग की स्थापना, किसके द्वारा, जी.बी. तिलक के द्वारा। नेक्स्ट में है OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों OECD का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर सार्क में कितने सदस्य देश हैं यानी मेंबर ऑफ स्टेट्स कितने शामिल हैं सार्क में। तो दोस्तों इसमें टोटल 8 सदस्य देश हैं सार्क में। नेक्स्ट में आ जाइए, सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन है। तो दोस्तों सबसे पहला और पुराना कौन हो जाएगा, सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। ठीक है, तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अपने पास कि भोजन निगलते समय उसे श्वास नली में जाने से कौन सी संरचना रोकती है। तो दोस्तों एपिग्लॉटिस जो होती है वो उसको श्वास नली में जाने से रोकती है। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर वेबसाइटों द्वारा उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में संग्रहित छोटी टेक्स्ट फाइलें क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये कुकीज बोला जाता है उसको। ठीक है, छोटी फाइलों को। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है दोस्तों कीवर्ड कोड में कीवर्ड का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका होता है क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसे शॉर्ट में कीवर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ किस राज्य में संपन्न हुआ है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट में है दोस्तों 1 से 10 जून 2025 तक बिहार में कहाँ महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों ये राजगीर नालंदा में आयोजन किया जाएगा। दोस्तों यहाँ से मैथ रीजनिंग शुरू होता है, तो इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, एक बार अगर देखना चाहें तो दोस्तों देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं अपने सवाल की तरफ। दोस्तों यहाँ पर यहाँ से आ जाइए 39 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए जियो कोडिंग की प्रक्रिया क्या है।
तो दोस्तों एक पते को भौगोलिक निर्देशांक यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में बदलना, इसको जियो कोडिंग बोला जाता है। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर फॉल्स नेगेटिव यानी फॉल्स नेगेटिव डेटा मिलान में क्या दर्शाया जाता है। तो दोस्तों दो समान रिकॉर्ड को मिलान करने में विफल होना इस दर्शाया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर फॉर एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए दोस्तों यहाँ पर 20 सवाल आपको डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जीविका परियोजना की मुख्य रणनीति एक चरणबद्ध तरीके से सामुदायिक संस्थाओं द्वारा निर्माण करना, स्वयं सहायता समूहों के गठन और उन्हें सामुदायिक निवेश से पूंजीगत करने के तुरंत बाद अगला कदम क्या होगा। तो दोस्तों उन्हें ग्राम स्तर पर ग्राम संगठनों में संगठित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ दोस्तों है 42 नंबर में कि जीविका की एक जीपी और एक बीसी रणनीति के तहत बैंक सखियों को किस संस्था द्वारा प्रमाणित यानी क्रेटिफाई किया जाता है। दोस्तों ये किस संस्था द्वारा किया जाता है, भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरी पालन हस्तक्षेप में ग्रामीण परिवारों को विभिन्न निवारक और उत्पादकता बढ़ाने वाली सेवाएं प्रदान करने वाले सामुदायिक कैडर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये पशु सखी बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ है कि नीरा हस्तक्षेप के तहत नीरा निकालने वाले किसानों को किस प्रकार के समूहों में संगठित और प्रशिक्षित किया गया था। तो दोस्तों ये समान हित समूह में किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर समुदाय के सदस्यों के बीच स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता पहलुओं में सुधार के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु परियोजना द्वारा कुल कितने मॉड्यूल विकसित किए गए थे। तो दोस्तों ये 8 मॉड्यूल विकसित किए गए थे। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ देखिए कि हरित जीविका हरित बिहार पहल के तहत स्वयं सहायता समूह सदस्यों द्वारा नर्सरी शुरू करने के लिए जीविका ने मुख्य रूप से किन 2 विभागों का साथ अभिसरण किया। तो दोस्तों ये वन विभाग और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग तथा मनरेगा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पर दोस्तों कि जिला परियोजना समन्वय इकाई डीपीसीयू में वित्त प्रबंधक यानी फाइनेंस मैनेजर की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है। तो दोस्तों प्रखंड इकाइयों और जिला इकाइयों में सभी वित्तीय प्रशासनिक प्रणालियों के सुचारू कामकाज का प्रबंधन करना। नेक्स्ट में है परियोजना में क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अपनाई गई कार्य प्रणाली में एक हेड होल्डिंग सपोर्ट है, इसका क्या अर्थ है। तो दोस्तों प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ द्वारा परियोजना कर्मचारियों और संसाधन व्यक्तियों को कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में सुधार के लिए निरंतर परामर्श और समर्थन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए एक ब्लॉक स्तरीय संघ यानी बीएलएफ की एक विशिष्ट भूमिका क्या है जो उसे ग्राम संगठन या संकुल स्तरीय संघ से अलग करती है। तो दोस्तों ये सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट करना, उसको ये सबसे अलग करती है। नेक्स्ट में है 2023-24 में माइक्रो फाइनेंस उप घटक का लक्षित परिणाम 44,100 एसएचजी को एक माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो विकसित करने और प्रतिबंधित करने में सक्षम बनाना। इस पोर्टफोलियो का कुल लक्षित आकार क्या था। तो दोस्तों इसका था 285.47 करोड़ रुपए। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर जीविका परियोजना के तहत आजीविका हस्तक्षेप के लिए मखाना को किन विशिष्ट मिलों के लिए चुना गया है। तो दोस्तों किसके लिए चुना गया है, सहरसा और सुपौल के लिए। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर जीविका परियोजना में स्थानीय सामुदायिक पेशेवर यानी कम्युनिटी प्रोफेशनल का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। तो दोस्तों ये उनके पास स्थानीय ज्ञान होता है, वे स्थानीय साथियों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं और समुदाय द्वारा उन पर भरोसा किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पे है दोस्तों कि उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए जीविका के इनक्यूबेटर के रूप में किस प्रतिष्ठित संस्थान को विकसित शामिल किया है। तो दोस्तों ये भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता इनोवेशन पार्क IIM कलकत्ता इनोवेशन पार्क को शामिल किया गया है। नेक्स्ट में दोस्तों एक्सेस लाइवहुड का बिहाइवर मॉडल किस अवधारणा पर केंद्रित है। तो दोस्तों ये छोटे सीमांत उत्पादों का एक साथ आकार व्यवसाय और बनाना, उन्हें मूल श्रृंखला से ऊपर ले जाने में मदद करना। नेक्स्ट में है वैमनीकॉम टीम द्वारा किए गए फील्ड दौरे की रिपोर्ट के अनुसार समर्पण FPC के बारे में क्या मुख्य अवलोकन था। तो दोस्तों क्या मुख्य अवलोकन है इसमें,
तो यहाँ है, इसमें एक अच्छी कंपनी संरचना, सक्षम कर्मचारी थे, लेकिन शेयर धारकों को बढ़ाने और सामुदायिक नेतृत्व विकसित करने की आवश्यकता थी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर वर्तमान में जीविका संघों को बहु राज्य सहकारी समिति द्वारा 2002 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत करने का सुझाव दिया गया। इसका मुख्य लाभ क्या होगा? तो दोस्तों, बिहार से बाहर राज्यों के विस्तार और राष्ट्रीय स्तर पर बाजार तक पहुंच बनाने में क्षमता का विस्तार किया जाएगा। आगे आ जाइए दोस्तों। ग्रामीण बाजार पहल के तहत प्रदर्शन प्रबंधन के लिए ग्रामीण बाजारों में कौन सी प्रणाली स्थापित की गई थी? तो दोस्तों, केंद्रीकृत प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई थी। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर पूर्व मौजूदा स्वयं सहायता समूह प्री एग्जिस्टिंग एसएचजी का को जीविका परियोजना में शामिल करने के लिए पालन किया जाने वाला मौलिक सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों, समूह में कम से कम 80% सदस्य गरीब परिवारों यानी पुअर एचएचएस होने चाहिए, हाउस होल्ड्स। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ है जीविका में प्रस्तावित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की परिकल्पित भूमिका क्या है? तो दोस्तों, कर्मचारियों और समुदाय के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण की जरूरतों को बहुकार्यात्मक तरीके से देखना और मॉड्यूल तैयार करना। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जीविका ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें औपचारिक क्षेत्र से स्थापित करने के लिए किन्हें शामिल किया गया है? तो दोस्तों, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को शामिल किया गया है। दोस्तों, यहाँ से आइएगा तो आपको कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए स्पेशली 20 क्वेश्चन डिजाइन किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ आ जाइए। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के लिए दी जाने वाली दोस्तों सामुदायिक निवेश कोष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, है सदस्यों द्वारा आजीविका गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाला कोष। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों, मनरेगा के तहत एक जॉब कार्ड कानूनी रूप से क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, काम के लिए कानूनी अधिकार का दस्तावेज। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे जीविका द्वारा स्वास्थ्य जैसी अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करना किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों, अंतर विभागीय अभिसरण का उदाहरण है। नेक्स्ट में दोस्तों, यहाँ पर ब्याज उपदान योजना का एसएचजी बैंक ऋण के संदर्भ में क्या अर्थ है? तो दोस्तों, सरकार द्वारा ब्याज के दर के एक हिस्से का भुगतान करना। ठीक है, इसको ब्याज उपदान कहा जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर एक किसान उत्पादक संघ बनाने से छोटे और सीमांत किसानों के सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है? तो दोस्तों, सौदेबाजी की शक्ति और बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के निर्माण की प्रगति निगरानी के लिए किस तकनीक का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जियो टैग की गई तस्वीरें का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में है एक ही कृषि कार्य में 5 लोगों को काम करना, यहाँ केवल 3 की आवश्यकता है, यह किस स्थिति को दर्शाता है? तो दोस्तों, ये प्रचंड बेरोजगारी को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों, यहाँ पर ग्राम पंचायत और ग्राम संगठन के बीच सबसे प्रभावी संबंध क्या है? तो दोस्तों, सहयोगात्मक साझेदारी इसका संबंध है। नेक्स्ट में है एक ऑफ फार्म आजीविका का सटीक उदाहरण क्या है? दोस्तों, एक किसान परिवार के सदस्य के पास के स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करना। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों, यहाँ पर जब एक क्लस्टर स्तरीय संघ स्थानीय स्तर पर बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाता है तो यह उसकी किस भूमिका को दर्शाता है? तो दोस्तों, सामाजिक कार्यवाही वकालत को दर्शाता है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर दोस्तों, सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत किसी परिवार को स्नातक ग्रेजुएट कब माना जाता है? तो दोस्तों, जब एक अस्थायी आय और खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर लेते हैं तब उसको ग्रेजुएट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में है बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों के लिए अंतिम किस्त प्राप्त करने के पहले क्या पूरा करना अनिवार्य है? तो दोस्तों, एक निर्धारित प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना अनिवार्य है। नेक्स्ट में है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनसेप के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन के किस प्रकार का स्थानांतरण होता है? तो दोस्तों, ये अंशदान रहित यानी नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए।
DAY/NRLM मिशन कुल का मूल सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों इसका है गरीबों में गरीबी से बाहर निकालने के लिए प्रबल क्षमता और इच्छा होती है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ देखिए दोस्तों, स्वयं सहायता समूह के भीतर आंतरिक संघर्षों के समाधान का पहला स्तर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों समूह के सदस्य का स्वयं होना। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कोर नेटवर्क की अवधारणा क्या है? तो दोस्तों गांवों को न्यूनतम आवश्यकता कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला सड़क नेटवर्क कोर दोस्तों अवधारणा है। नेक्स्ट में है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मैदानी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य के बीच लागत साझा का अनुपात क्या है? तो दोस्तों 60-40 का दोस्तों होता है, 60 केंद्र सरकार का और 40 राज्य सरकार का। ठीक है, नेक्स्ट में है किसी सदस्य द्वारा अपने उद्यम के लिए कच्चा माल खरीदने हेतु SHG से लिया गया ऋण क्या कहलाता है? तो दोस्तों उत्पादन और आजीविका ऋण कहलाता है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर बिहार के कुशल युवा प्रोग्राम KYP का वितरण मॉड्यूल किस रूप से पर आधारित है? तो दोस्तों ये प्रखंड विकास मॉडल पर कौशल विकास केंद्र के रूप में आधारित है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों और अनौपचारिक ऋणदाताओं की मजबूत उपस्थिति क्या इंगित करती है? औपचारिक ऋण प्रणाली की अपर्याप्त पहुंच इसको इंगित करती है। दोस्तों यहाँ से कंप्यूटर से आपको किसी भी पोस्ट के लिए हो 10 सवाल आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप कोई भी पोस्ट के लिए हो 10 सवाल यहाँ से दोस्तों लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आइएगा दोस्तों, तो कंप्यूटर प्रणाली केवल डैश संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम समझ सकती है। तो दोस्तों कौन समझ सकती है? तो दोस्तों पोस्ट द्विआधारी आधारित दोस्तों। ठीक है, द्विआधारी आधारित बाइनरी सिर्फ समझ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट में है इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों FTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता यानी सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? तो दोस्तों कूल मेल जो है दोस्तों नहीं है। ठीक है, बाकी जीमेल, याहू मेल और हॉटमेल है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर वह सिस्टम जो IP पते एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है डैश कहलाती है? तो दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम बोली जाती है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर दोस्तों नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? तो दोस्तों यहाँ पर है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है? तो दोस्तों कौन सा है जो नहीं है एक वेब सर्च इंजन? तो सफारी दोस्तों नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर कौन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओरेकल है जो दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा दोस्तों, एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और सामग्री कंटेंट तब तक बनी रहती है जब तक यह डैश के संपर्क में न आ जाए। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा परावैंगनी किरण के संपर्क में न आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए रीड ओनली मेमोरी रोम की क्या विशेषता इसे उपयोगी बनाती है? तो दोस्तों रोम में डेटा नॉन वोलेटाइल है, अर्थात यह विद्युत शक्ति बिना भी बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो दोस्तों बूट स्ट्रैप लोडर जो है दोस्तों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों ये था बिहार जीविका के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 16। ठीक है, 15 सेट आपको और भी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, इसको भी डाल देंगे प्ले लिस्ट में, तो टोटल आप चाहेंगे तो लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आप चैनल पर ना हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, तो उसके बाद बेल आइकन दबा दीजिए। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, थोड़ा आप सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।